रामपुर में नामांकन के बाद आज से चुनाव प्रचार का दौर शुरू होने वाला है और आज से सभी प्रत्याशी दमखम दिखाते हुए देखे जा सकते हैं। चुनाव प्रचार में वो उतरेंगे। भाजपा ने जहां रामपुर और आजमगढ़ के लिए मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगा दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की कमान लखनऊ से अखिलेश यादव संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रामपुर में आजम खान ने भी प्रचार का जिम्मा ले रखा है। आपको ये भी बता दें कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के मैदान में आ जाने से वहां पर चुनाव यादव वर्सेस मुस्लिम हो चुका है, यानी कि एमवाई समीकरण हो चुका है। और ऐसे में 2022 में मुस्लिम वोटर्स ने तो सपा को झोली भर वोट दिया, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। आजमगढ़ का ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट भी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि चुनाव प्रचार में दमखम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और इसी कड़ी में मंत्रियों सांसदों की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन लखनऊ से चुनाव प्रचार को कंट्रोल करेंगे अखिलेश यादव। तो भाजपा के घनश्याम है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ राजा को उतारा गया है। आपको बताएं कि आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा उपचुनाव में। तो आजमगढ़ का इम्तिहान बहुत ही दिलचस्प है। कुछ जरूरी जानकारी अब ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। भाजपा की तरफ से कौन है उम्मीदवार, ये भी जान लीजिए। देखिए, निरहुआ उम्मीदवार हैं और कल निरहुआ ने नामांकन अपना किया था। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने भी अपना नामांकन किया था। कई मंत्री करेंगे प्रचार। लखनऊ से अखिलेश यादव कमान संभालेंगे चुनाव प्रचार की और सेंध लगाने की पूरी कोशिश होगी। अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि वो सेंधमारी कर सके, अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी, लेकिन यहां पर तस्वीर को बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। निरहुआ पर दोबारा जताया है भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने। धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर हम बात करें पूरी राजनीति की बात करें, वहां के मुकाबले की बात करें, तो किस तरीके से वहां पर आंकड़े रहे, किस तरीके का समीकरण रहा, वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। देखिए, इस तरफ आप भाजपा से जुड़ी जो जानकारी है वो देख पा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कॉलम में समाजवादी पार्टी से जुड़ी जानकारी। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। उन्होंने अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी को लेकर काफी चुनाव प्रचार किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। और अब इसके अलावा अगर आपको बताएं कुछ दिलचस्प जानकारी जो वहां की है, रामपुर का अगर रण हम देखें तो वहां पर किस तरीके से दिलचस्प मुकाबला है ये भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें, घनश्याम लोधी ने अपना पर्चा भर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो असीम राजा ने अपना नामांकन कल किया था। हालांकि बहुत ही सस्पेंस समाजवादी पार्टी ने बनाया, लेकिन जब आजम खान की तरफ से असीम राजा का नाम सामने आया तो ये बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं जो आजम खान है उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं उतारा, क्योंकि लगातार वो मुश्किलों में है। लेकिन एक बहुत ही भावुक अपील भी उन्होंने की कि आसिम राजा को जिताना होगा, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। कई मंत्री और सांसद करेंगे प्रचार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं मंत्री और सांसद। वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने रामपुर में कमान संभाल ली है। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल खिलाया गया था। आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी और आजम खान के करीबी हैं घनश्याम सिंह, जो कि चुनावों के दौरान यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। असीम राजा पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। सपा से सीधी टक्कर है और रिहाई के बाद आजम खान की ये पहली परीक्षा होगी। एक तरीके से उनके साथ दांव पर है। इससे जुड़ी जो ज्यादा जानकारी है वो देने के लिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्योंकि जो अहम जानकारी है वो तो हमने दर्शकों के साथ साझा कर दी, लेकिन ये कितना दिलचस्प मुकाबला होगा रामपुर का इस बार, क्योंकि जो घनश्याम लोधी थे वो एक समय में समाजवादी पार्टी के साथ थे और माना जाता था कि आजम खान के बेहद करीबी थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और आसिम राजा दूसरी तरफ है। तो ये मुकाबला किस तरीके का इस बार रहने वाला है? देखिए, ये दोनों जगह अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, तो कोई ये सामान्य सीट नहीं है। ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी।
आजमगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और समाजवादी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता आजम खां रामपुर से जीते थे। MY समीकरण, एक से मुस्लिम यानी रामपुर से, Y से यादव यानी अखिलेश यादव आजमगढ़ से, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही। और यहाँ पर दोनों की जीतने की वजह यह रही है कि 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता रामपुर में हैं। और जहां तक आजमगढ़ की बात है तो आप सोचिए कि सैफई, इटावा और यादव लैंड से चलकर मुलायम सिंह यादव वहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, धर्मेंद्र यादव को उतारा जाता है, परिवार को उतारा जाता है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है। अगर हम मैनपुरी की बात कर लें, मैनपुरी, जी हां, मैनपुरी में ही सैफई गांव पड़ता है संसदीय क्षेत्र में और जसवंत नगर विधानसभा का वो पार्ट है। तो ऐसे में कहा जाता है कि रोम जो है वो पोप का और आजमगढ़ गोप का। तो यादवों की एक बड़ी संख्या है और साथ ही साथ मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, इसलिए बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधे दर्जन मंत्रियों को आजमगढ़ में लगाया है और आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को रामपुर में लगाया है। घेराबंदी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनके अंदर ग्लैमर भी है और वो अपने यादव बिरादरी के अंदर एक आइकॉन की तरह माने जाते हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने चुनौती भी दी थी, ऐसे में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के एक व्यक्ति को, धर्मेंद्र यादव को वहां उतारा है, क्योंकि जो अंदर की खबर आ रही थी वो ये खबर ये थी कि मामला गंभीर है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को यादव मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। ऐसे में जो इंटरनल रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास आई, आनन फानन में फैसला हुआ और परिवार के लोग बैठे, जिसमें रामगोपाल यादव की भी सहमति ली गई, मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया गया और अखिलेश यादव ने अपने जो पदाधिकारी, नेता और विधायकों से संपर्क साधा और ऐसे में धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा की गई। धर्मेंद्र यादव एक उचित कैंडिडेट है। बदायूं से 2 बार के सांसद, मैनपुरी से 1 बार के सांसद और जो यादव परिवार है उसमें सबसे ज्यादा विलक्षण प्रतिभा के धनी जो युवा हैं, अखिलेश यादव को अगर हम छोड़ दें, मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को छोड़ दें, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव को छोड़ दें, तो नई पीढ़ी में सबसे ज्यादा बेहतरीन कैंडिडेट अगर कोई हो सकता है वो धर्मेंद्र यादव हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं, ये विपक्ष भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है। इसी वजह से उसने आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को लगा दिया है और रामपुर में भी घेराबंदी कर दी है। औलख को लगाया है, वहां के आसपास के जितने मंत्री हैं उनको लगाया है। आजमगढ़ में दयाशंकर सिंह और गिरीश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां कैंप करिए, जिताइए। लेकिन कुल मिलाकर जो ये उपचुनाव है बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही संघर्ष है और आर पार की लड़ाई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि इस सीट को छीन लिया जाए। जी हां, छीन लिया जाए, यानी अखिलेश यादव से रामपुर भी छीन लिया जाए और आजमगढ़ को भी छीन लिया जाए। जी, लेकिन वीरेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक मार्मिक अपील भी आजम खान ने कल की थी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है मेरी और आसिम राजा अगर जीतते हैं तो वो मुश्किलें कम होंगी। हालांकि देखना होगा कि वहां पर अब क्या तस्वीरें बनती है। चुनाव प्रचार में दमखम दिखाते हुए तो अब दिखाई दे रहे हैं तमाम नेता। आगे भी जो अपडेट होगा वीरेश जी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कानपुर हिंसा की कर लेते हैं। कानपुर हिंसा के जितने भी गुनाहगार हैं उनका हिसाब करने की पूरी तैयारी है और इसके लिए अब उनके पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। कानपुर हिंसा के गुनाहगारों से जुड़ी एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। खबर यह है कि जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले रडार पर है। सूत्र ये बताते हैं कि 3 सफेदपोश जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 1 लखनऊ, 2 कानपुर के कारोबारी रडार पर हैं। कॉल डिटेल निकालकर जांच में जुटी है एसआईटी। 4 एसआईटी की टीमें गठित की गई हैं और इस कड़ी में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। 3 सफेदपोश जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 1 लखनऊ, 2 कानपुर के कारोबारी रडार पर हैं। नाम सामने नहीं है लेकिन ये साफ है कि बैक सपोर्ट सफेदपोशों का था। 3 सफेदपोश जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 1 लखनऊ और 2 कानपुर के कारोबारी बताए जा रहे हैं। कॉल डिटेल निकालकर अब इनकी जांच हो रही है। एसआईटी की टीमें लगी हुई हैं और हिंसा के बाद से एक एक करके कई खुलासे हो चुके हैं। जफर हाशमी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। फंडिंग करने वाले अब रडार पर हैं।
और वहीं कानपुर हिंसा के उपद्रवियों पर लगातार पुलिस का एक्शन भी जारी है। 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी करने के बाद कल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद अब तक कुल 38 उपद्रवियों को पुलिस पकड़ चुकी है और बहुत जल्द और गिरफ्तारियां संभव मानी जा रही हैं। इसके अलावा स्पेशल जांच दल की बात की जाए तो टीम आज मौके का मुआयना कर सकती है। इसको लेकर भी अपडेट है कि आज टीम वहां पर पहुंच सकती है, मौके का मुआयना कर सकती है। लेकिन पोस्टर चस्पा किए गए थे, हिंसा वाले दिन की पोस्टर लगाकर ये चिन्हित करने की कोशिश की जा रही थी कि किसने आखिर हिंसा भड़काई वहां पर। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। हिंसा में शामिल आरोपी सल्लू ने किया है सरेंडर। कानपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल जारी संदिग्धों की सूची में 13वें नंबर पर आरोपी का नाम था। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए नजर आया था ये युवक, जिसके बाद जो पोस्टर लगा था 13वें नंबर पर ये था। हालांकि इसने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने सल्लू के बड़े भाई और रिश्तेदार को हिरासत में लिया था। जानकारी मिलने के बाद देर रात सल्लू थाने पहुंचा और वहां पर उसने सरेंडर किया। तो पोस्टर से भी कामयाबी मिली है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ जो संदिग्ध हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि सल्लू ने सरेंडर किया है, जो पोस्टर चस्पा किया गया उस पोस्टर में 13वें नंबर पर उसका नाम था। उसके कुछ रिश्तेदारों को, करीबियों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद वो थाने पहुंचा जानकारी मिलने के बाद और उसने सरेंडर कर दिया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, जो पोस्टर की तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं। सल्लू की ये तस्वीर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं। रतीश, लगातार हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में जो पोस्टर लगाए गए थे उससे भी कामयाबी मिली है। सल्लू के बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसे ही कानपुर पुलिस ने पोस्टर्स जारी किए उन 40 चेहरों के, उसके बाद से उन्हें पहचानने का काम शुरू हुआ और कुछ घंटे बीतने के बाद ही 5 लोग चिन्हित कर लिए गए। सद्भावना चौकी के इलाके के आसपास, परेड के आसपास तमाम ये पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स के साथ साथ होर्डिंग भी लगाई गई जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई और उसके बाद एक एक करके उनका चिन्हांकन शुरू हो गया। 5 लोग जल्दी से जल्दी चिन्हित कर लिए गए। उनमें 3 लोगों को पकड़ भी लिया गया है और पकड़ने के साथ साथ इनमें से एक तो खुद सल्लू जिसका नाम है, जब उसके बहनोई को और बड़े भाई को पुलिस ने उठाया गमुखा के हाथे से, तो उसके बाद वो खुद चलकर कर्नलगंज थाने पहुंच गया, क्योंकि वो भी चिन्हित था और वो भी पुलिस के खौफ से थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। तो कुल मिलाकर 3 लोग और ज़्यादा और पकड़ लिए गए हैं। लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं, अभी कुछ देर पहले हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की थी, तो उनका ये कहना है कि आधे से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि उनकी पहचान बताने वाले सामने आ गए। हालांकि जो पहचान बताने वाले हैं उनकी पहचान को गुप्त रखा जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास तमाम कॉल्स भी आ रहे हैं। जो नंबर CUG नंबर जारी किया गया था उस पर कॉल्स भी आ रहे हैं और पुलिस का यह प्रयोग सफल साबित हो रहा है। पुलिस ने अपेक्षा की थी कानपुर वासियों से कि इन 40 लोगों की पहचान पता चले और उन्हें बताया जाए, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उपद्रवियों पर लगाम कसी जाए। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि आज एक और ऐसा पोस्टर जारी कर सकती है कानपुर पुलिस, जिसमें कई और ऐसे लोग होंगे जिनको कानपुर पुलिस फुटेज में सामने तो ले आई है, लेकिन उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। तो उनकी पहचान को पाने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि उपद्रवी कौन है, कहाँ के थे, किस जगह रहते हैं, कहाँ से आए थे, उनकी पहचान के लिए एक पोस्टर और जारी किया जा सकता है। तमाम खुलासे हो रहे हैं, वक्त बीतते बीतते तमाम खुलासे होते जा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाले व्यक्ति को भी, जो मालिक है, उसको भी उठा लिया गया है। बाजार बंदी का जो कॉल दिया गया था 3 जून का, उसमें प्रिंटिंग प्रेस जहां से पर्ची और पोस्टर छापे गए वहां के मालिक को उठा लिया गया है। तमाम और ज़्यादा खुलासे होते जा रहे हैं। जांच जिस तरीके से बढ़ रही है, आज SIT की टीम और ज़्यादा गहन जांच करेगी, मौका मुआयना कर रही है। 4 SIT गठित की गई इस मामले में और चारों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लगातार जांच हो रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, दबिशें दी जा रही हैं और सूचना ये भी आ रही है कि आसपास के जनपदों में भी दबिश दी जा रही हैं। लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से ये खबर है, अधिकारी फिलहाल इस बाबत कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आसपास के जनपदों में भी दबिश दी जा रही है।
पुलिस को ऐसा इनपुट मिला है कि बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उस दिन उपद्रव में शामिल थे। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। अभी भी फुटेज को खंगालने का काम पुलिस के मुताबिक खत्म नहीं हुआ, यानी और सारे पोस्टर्स आएंगे जिनको कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, कुछ को नहीं चिन्हित किया गया है। ऐसे में पोस्टर्स जारी किए जाएंगे। और आज एक अहम दिन और इसलिए है क्योंकि जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी, उसको आज पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में दी जाएगी। 12 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जावेद खान है, तमाम अन्य लोग हैं, सूफियान है, राहिल है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, रिमांड बढ़ाई जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं और जफर के कनेक्शन को लेकर, फंडिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो बहुत ही संदिग्ध दिखाई देती हैं। रतीश, वाराणसी से बड़ी खबर है, बाबा विश्वनाथ का स्वर्णमयी हुआ है दरबार। गर्भगृह से बाहरी दीवारों तक सोना लगा दिया गया है। बाहरी दीवारों पर लगा 60 किलो का सोना और पहले गर्भगृह में लगा था 37 किलो का सोना। आपको बताया कि बाहरी दीवारों पर 23 किलो सोना लगाया गया और अब दरबार आपको बिल्कुल स्वर्णमयी दिखाई देगा। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब पीएम पहुंचे हुए थे। तो बाबा विश्वनाथ का स्वर्णमयी दरबार हो चुका है पूरा। गर्भ से बाहरी दीवारों तक लगाया गया है सोना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जब पीएम वहां पर पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तब भी उन्होंने दरबार को निहारा था और उसी वक्त ये पूरा प्लान तैयार हुआ था कि पूरे दरबार को अब स्वर्णमयी किया जाएगा। गर्भगृह से बाहरी दीवारों तक सोना लगा दिया गया है। बाहरी दीवारों पर 60 किलो सोना लगाया गया है और पहले गर्भगृह में लगा था 37 किलो सोना। बाहरी दीवारों पर 23 किलो सोना जड़ा गया और दरबार बाबा का बिल्कुल स्वर्णमयी हो चुका है। और चलिए इस बीच आपको वाराणसी से एक और बड़ी खबर दे दे। बड़ा अपडेट यह है कि पीएम अगले महीने वाराणसी जा सकते हैं। जुलाई महीने में पीएम का दौरा हो सकता है काशी का। ये संभावित दौरा निकलकर सामने आ रहा है पीएम का। शिक्षा सम्मेलन में वो शामिल हो सकते हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन काशी में हो रहा है और आईआईटी और आईआईएम के छात्र और शिक्षक इसमें शामिल होंगे। जानकारी इस बात की है कि पीएम भी पहुंच सकते हैं इस कार्यक्रम में। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन काशी में हो रहा है। जुलाई में बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम होगा और उस वक्त पीएम भी पहुंच सकते हैं। उधर देवबंद में मामूली कहा-सुनी के बाद 2 पक्षों में पथराव हो गया। घटना में महिला समेत कई लोग घायल हो गए। देवबंद के मोहल्ला मटकोटा की ये घटना बताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। घायल पक्ष के लोगों ने कोतवाली में लिखित शिकायत भी दे दी है। शिकायत में कहा गया कि मारपीट के दौरान घर के अंदर मौजूद युवतियों के साथ छेड़खानी की गई थी और मारपीट और पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ पहले बदतमीजी की गई और उसके बाद मारपीट की तस्वीरें सामने आई। और अब आपको रामपुर से एक बड़ी खबर दे दे। कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली करेंगे भाजपा को समर्थन। ये बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी के साथ तस्वीर डालकर फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। नवाब काजिम अली कांग्रेस से लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन टिकट नहीं मिला। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भी खरीदा था। बाद में कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे वो आहत भी हुए, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। और जो पोस्ट उनका सामने आया है उससे ये बातें सामने आ रही है। मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी इसको लेकर? नवाब काजिम अली की जो तस्वीर वायरल हो रही है, क्या समझा जाए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं अपना? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनसे मुलाकात की अपने समर्थकों के साथ में और जो फोटो है वो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं और लिखा है कि भाजपा को वोट करें और समर्थन उन्होंने अपना जो है जाहिर किया है। मैं आपको बता दूं कि जो उनके मीडिया प्रभारी हैं काशिफ, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही नॉमिनेशन फॉर्म जो है नवाब काजिम अली खान के नाम से खरीदा था और उसी दौरान नवाब काजिम अली खान ने मुलाकात भी की थी प्रियंका गांधी से और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे रामपुर को लोकसभा उपचुनाव। लेकिन कांग्रेस ने रामपुर और जो आजमगढ़ है दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद से जो उनकी उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया और उसके बाद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उन्होंने उनके घर पर जाकर के नवाब काजिम अली खान से मुलाकात की है। इस दौरान उनके बेटे नवाब हमजा भी थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपना दल से चुनाव लड़ चुके हैं स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ। तो बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान तमाम जानकारी के लिए अपडेट के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।